दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र के जनता के लिए एक नई सरकार का चयन हो, ऐसा नहीं इस बार हो रहा है। इस बार इस चुनाव में बहुत कुछ नया दिख रहा है और ये चुनाव बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ पर इस राज्य की अर्थव्यवस्था इस चुनाव के बाद बिल्कुल अलग तरह की दिखाई देगी। इसको लेकर के भी चिंता कई लोगों में बनी हुई है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस चुनाव में अडानी की मौजूदगी ये बता रही है कि महाराष्ट्र की जनता को इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा कॉर्पोरेट को मिलेगा। और वहीं महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी चिंता और आ गई है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है ये सब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई तो हम गुजरातियों का धंधा यहाँ नहीं करने देंगे, हम यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा मदद करेंगे, वो लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे। यानी कि जितने गुजरातियों की बात वो कर रहे हैं, उसमें बड़े कॉर्पोरेट में गौतम अडानी पर निशाना साध रहे हैं कि बड़े कॉर्पोरेट के तौर पर गौतम अडानी, जो कि महाराष्ट्र में इतना घुस गए हैं, हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कैपिटल है ये, और यहाँ पर उनको हटाने के लिए, अडानी को हटाने के लिए, और बड़ा खेल जो वहां पर होता है फाइनेंस कैपिटल में, तो उस सिचुएशन में वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब अगर आपने इस परिस्थिति में बीजेपी की बात मानी तो ये सब हो सकता है। खैर, अडानी को लेकर की जो चर्चाएं हैं उसमें धारावी के पुनर्विकास में अडानी ग्रुप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा बनी हुई है। ये परियोजना, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी को आधुनिक शहर में बदलने की योजना है, 2022 में अडानी ग्रुप ने इसमें सबसे ऊंची बोली के साथ उनको ये सौंप दिया गया था और बोली लगी थी 5,069 करोड़ रुपए की। लगभग 240 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली है ये परियोजना और 10 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। 13,000 से छोटे व्यवसायी, 13,000 छोटे व्यवसायी यहाँ पर काम करते हैं। धारावी में बहुत काम होता है, अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस जो है वो बहुत चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी कीमत वहां पर इनको मिलती है, 80 करोड़ के आसपास में। आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर एक बड़ा टर्नओवर जो है वो यहाँ से बनता है। अब इसको कंट्रोल करना या इसको खत्म करके किसी और बिजनेस में कन्वर्ट करना, आखिरकार अडानी की यहाँ पर क्या है तैयारी? क्या महाराष्ट्र का चुनाव अडानी के लिए लड़ा जा रहा है? अडानी मीटिंग पे क्यों बैठ रहे हैं, इस बात का जिक्र अजीत पवार ने किया है। क्योंकि अजीत पवार ने उसे जानबूझ करके अपने किसी इंटरव्यू में बोला या अनजाने में बोला, ये तो अजीत पवार की रणनीति जाने। लेकिन हाँ, जिस तरह से जब से उन्होंने ये बोला है कि मीटिंग में गौतम अडानी थे, तो गौतम अडानी इन मुलाकातों में, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र की रणनीति बना रही है बीजेपी की, उसके साथ साथ कई बड़े नेताओं को नाराज भी कर रहे हैं। क्योंकि रणनीति में जब कॉर्पोरेट डायरेक्ट बैठ रहे हैं तो कॉर्पोरेट अपने ही मकसद से वहां पर बैठ रहे हैं और अपना काम करेंगे। हमारे साथ राजीव जी चर्चा में जुड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ चर्चा बढ़ाते हुए आगे और इस बात को समझेंगे, क्योंकि आप फाइनेंस पर बहुत अच्छी पकड़ भी रखते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि धारावी कितनी बड़ी मुर्गी है हलाल करने के लिए, और ये महाराष्ट्र के चुनाव में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और महाराष्ट्र के इतनी बड़ी तादाद में 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये जब वोट डालने जाएंगे और किस तरह से चीजें बैकफायर भी कर सकती हैं, तमाम तरह की तस्वीर सामने निकल के आ रही है। तो अडानी का महाराष्ट्र चुनाव में कौन सा बड़ा खेल है जो कि लोगों को हैरान करेगा चुनाव के बाद? जैसे कि राहुल गांधी भी जिस जिक्र कर रहे हैं और तिजोरी की फोटो दिखा रहे हैं अब चुनाव प्रचार में, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सेफ मतलब तिजोरी, तो वहां तक भी जा रहे हैं वो। जी, इसको आप दो तीन तरीके से समझिए विनीता। एक तो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न हमारे ये है कि हमारी डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है। जो चीज अजीत पवार ने अपने इंटरव्यू में कही, अनजाने में कही, जान के कही, जो भी कहा, एक कॉर्पोरेट एंटिटी का पॉलिटिकल पार्टीज की मतलब जहां इलेक्शन स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं या इलेक्शन को लेकर बातें होती है, कॉर्पोरेट एंटिटी का वहां पर बैठना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि आप ये सोचिए कि जिस तरह की डेमोक्रेसी को एनविजन किया गया था उससे हम कितनी दूर आ चुके हैं आज। एक दौर था जब हम कहते थे कि भाई कॉर्पोरेट्स का जो है वो बड़ा क्लैंडस्टाइन हाथ, पर अब जो हालत है अब तो उससे बहुत आगे चीज जा चुकी है। दूसरी चीज आपने की धारावी की बात। देखिए, धारावी आपने खुद ही कह दिया कि कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, और हम सब एक चीज और जानते हैं कि कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं, कितने ही आप कह लीजिए टेलीविजन पे कितनी सीरियल्स भी बन चुके हैं के इर्द गिर्द बहुत चीजें हैं ऐसी। वो कितना प्राइम पीस ऑफ लैंड है हम सब जानते हैं, और वो प्राइम पीस ऑफ लैंड एक एस्पेक्ट है कि कीमत के हिसाब से, एक एस्पेक्ट है उसका कि वो कीमत के हिसाब से बहुत प्राइम पीस ऑफ लैंड है वो वहां पर, बिल्कुल।
अच्छा, दूसरा जो है प्राइम पीस ऑफ लैंड के अलावा फिर कुछ कम्युनिटीज का वहां पर लाइवलीहुड का इशू है जुड़ा हुआ। लाइवलीहुड इशू जो है वो एक बड़ा मेजर इशू है। अच्छा, फिर जो सवाल आ रहे हैं लोगों के मन में, एक तो ये आ रहा है कि क्या हम, देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक बात की बात है, पर हाँ कंसर्न्स हैं। जब ऐसी चीजें या ऐसे सवाल उठते हैं तो कुछ कंसर्न्स हैं। तो उसमें एक कंसर्न सबसे बड़ा ये भी आ रहा है कि क्या हम एक मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक ही ग्रुप या दो ग्रुप्स जो हैं वो तमाम तरह की इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगा। अच्छा, इसको जब हम देखते हैं तो ये जो मतलब सवाल हैं या ये जो शंकाएं हैं ये बेबुनियाद नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन से पहले किस तरीके से कॉरपोरेट घरानों ने अपने स्टोरेज के लिए और साइलोज और ये सब बनाने शुरू कर दिए थे कुछ स्टेट्स में, और किस तरीके से किसान अगर ये लामबंद ना होते तो आज वो मामला कहीं का कहीं पहुंच गया था। ये चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको वो डाउट्स लेकर आती हैं और लोगों में वो डाउट्स आने लाजमी है, क्योंकि लाइवलीहुड, जब लाखों लोगों के लाइवलीहुड का भी तो मामला है ना वहां पर। और फिर अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें इस इलेक्शन में, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां ये भी चल रहा है महाराष्ट्र में कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से छीन कर, विद इन कोट्स कह रहा हूं मैं, जो लोग मान रहे हैं कि छीन कर जो गुजरात को दिए गए, वो एयरबस वाला प्रोजेक्ट जो है, बाकी प्रोजेक्ट जो हैं, तो और एक तो ये है कि महाराष्ट्र से छीन कर वो प्रोजेक्ट्स गुजरात को दिए गए, वो एक एस्पेक्ट इसका आता है। फिर हम ये भी जानते हैं कि जिस तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र और मुंबई एक तरह से एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों कम्युनिटीज, महाराष्ट्र की कम्युनिटीज और गुजराती कम्युनिटी भी बिल्कुल वहां पर बड़ी नंबर्स में मौजूद है। तो ये कई इसके डायमेंशंस हैं, कई फॉलोआउट्स होंगे इस चीज के, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है। और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि एक है तो सेफ है, वो विद इन कोर्ट्स जो सेफ है वो एक ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स है, वो उस इशू को आगे लेकर जा रहे हैं, पर लोगों में कहीं ना कहीं वो डाउट्स बहुत है। हालात ये है कि इस समय इकोनॉमी एक जो है ना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, उसके तहत ये जब ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं तो बहुत चीजें और सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। अब आजकल की खबर में ही आप देखिए कि निफ्टी के अंदर जो है कंपनीज का जो शेयर्स हैं, मतलब जो प्रॉफिट वो है वो लास्ट क्वार्टर में गिरा है, उसको लेकर कंसर्न्स हैं। अब इंडस्ट्रियल अगर ये ऑलरेडी हम एक चीज देख रहे हैं, हम तो छोटे छोटे दुकानदारों से भी बात करते हैं तो उनको भी यही चिंता होती है कि अब तो परचेजिंग या तो ऑनलाइन हो रही है बड़े ग्रुप्स द्वारा, या फिर वो बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं। और वही मोनोपोलाइजेशन की तरफ जब चीज जा रही है तो छोटे आदमी को अपना इंटरेस्ट जो है बचाना, अपनी लाइवलीहुड बचाना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर एक ये मॉडल आता है ना, ये मॉडल्स इंडस्ट्रियल मॉडल्स कह लीजिए या जिस तरीके से बाकी चीजें, एक ये ऐसा मॉडल है जो सब चीज कंट्रोल करता है। जब एक कोई कॉर्पोरेट ग्रुप घुस जाता है किसी एरिया में तो वो हर चीज को कंट्रोल करता है। वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कुछ लोगों को देता है, पर वो जो पैसा उनको सैलरी देता है ये भी इंश्योर करता है कि वो सैलरी उसी ग्रुप के अंदर अंदर घूम के वापस उसी तक आए। क्योंकि कहीं कोई ग्रुप का कोई मोनोपोली जब हो जाती है तो वहां पर उसी के फिर शॉपिंग मॉल्स भी चलते हैं, उसी के स्कूल्स भी चलते हैं, उसी के कॉलेज भी चलते हैं। तो जो एम्प्लॉय को सैलरी देता है वो इंश्योर करता है कि वो पैसा वापस घूमकर वहीं खर्च हो, और उसी के हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं और उसी की दवाइयों की दुकानें भी आ जाती हैं। ये एक मॉडल है जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत डाउट्स हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सा ग्रुप इस पे हावी होता है, कहां हावी होता है, वो बात की बात है। लार्जर क्वेश्चन ये है कि हमारी डेमोक्रेसी किधर जा रही है। पहली चीज, ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था वो तो कब का खैर वाइप आउट हो गया, पर अब तो हम एक हुआ कि वो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट खत्म हुआ, पर अब तो बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे जाने की तैयारी में दिखते हैं जब ऐसी शंकाएं जब हमारे सामने आती हैं। जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव में एक ऐसे कॉर्पोरेट के एक्टिव रोल की, मतलब ये तो सबको पता है कि चुनावों में कॉर्पोरेट जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते रहे हैं शुरू से, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन किसी का इतना इन्वॉल्व होकर के बैठ के देखना किसको टिकट जानी है, क्या एक्शन होना है, क्या चीजें हैं, अगर ये परिस्थितियां हैं तो क्या आपको ये लगता है कि अब यहाँ पर अगर कोई सरकार आती है महाराष्ट्र में बीजेपी की, तो क्या वो अडानी रूलिंग होगी? मतलब मुख्यमंत्री फिर कौन ही होगा? मतलब जो भी होगा मेन तो अडानी ही रूल करेंगे उसमें। देखिए, जब कोई कॉर्पोरेट एंटिटी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए किसी पार्टी के अफेयर्स में, जो कि कहा जा रहा है, मतलब अब ना मैं वहां मौजूद हूं ना आप वहां मौजूद हैं, पर जो कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी कॉर्पोरेट एंटिटी की वहां पर, तो फिर ये भी क्लियर है कि वो अपने इंटरेस्ट देख रहा है।
और कॉर्पोरेट एंटिटी जब अपने इंटरेस्ट देख रहा है तो बाकी चीजें तो सेकेंडरी होगी ना। फिर वहां पर फिर चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप सेकेंडरी होगी, कौन क्या करेगा वो फिर डिक्टेट कौन करेगा। हम ऑलरेडी एक चीज पहले कहते आए हैं कि जब कॉर्पोरेट एंटिटीज किसी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग करती हैं तो चीजों को डिक्टेट करती हैं, अपने अनुसार पॉलिसीज बनवाती हैं, अपने अनुसार चीजें करवाती हैं, अपने अनुसार अपॉइंटमेंट्स करवाती हैं, अपने अनुसार मतलब बाकी जो पॉलिसीज हैं उनको भी डिक्टेट करती है। तो यहां तो जो एलिगेशन लग रहा है वो तो सीधे सीधे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का लग रहा है। हम तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे कि फंडिंग करते हैं और फिर ऐसा होता है। अगर कोई शॉर्ट सी कॉल करने लग जाए जैसा कि एक्यूज किया जा रहा है इस समय बीजेपी को, तो फिर तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा, आप ये समझिए ना। वो लोग जो हैं वो उसको किस तरीके से देखेंगे, और फिर उसके बीच में जब उनके लाइवलीहुड का इशू जुड़े आए तो फिर वो केओस और ज्यादा हो जाता है। अब यहां दो चीजें हैं कि एक तरफ तो ये सब करने की जो कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रही है इलेक्शंस में। पहले हमने देखा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा स्कैम हम देख चुके हैं इस देश में, और फिर ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं, एक वो चीज आ रही है। तो लोगों में जो है वो डाउट्स आने बहुत मतलब लाजमी है। लोगों में घबराहट भी होगी, लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, और फिर ये है कि कैसा मॉडल हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, सवाल ये है। हाँ, ये तो ठीक है, ये तो एक परिस्थितियां हैं कि क्या कंडीशंस चल रही हैं, लेकिन इसी के साथ ये बड़ा सवाल है कि अगर हम आज पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो जिस तरह चुनाव होते थे क्या उसी तरह का चुनाव हो रहा है फिर? ये बड़ा सवाल ये आ जाता है ना कि अगर आप महाराष्ट्र में आज चुनाव की बात कर रहे हैं, बीजेपी रणनीति की बात कर रहे हैं, और वहां पर आप देख रहे हैं कि इसके बाद के बड़े प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो किस तरह से चलेंगे, और उसके हिसाब से आज अगर कोई कॉर्पोरेट उसमें बैठ रहा है तो वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बड़े खर्चे चुनाव में हो रहे हैं। उस हिसाब से अगर उस हिसाब से खर्चे हो रहे हैं तो कल को उतने से कई गुना ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट निकालेगा भी। वो तो अंडरस्टूड है। देखिए, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी जो है अगर वो 10 रुपया इन्वेस्ट करता है तो वो 100 का प्रॉफिट देखता है। ये मतलब बेसिक अंडरलाइंग फैक्टर है। और हम तो देखिए, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये कुछ स्टेट्स हैं, कर्नाटक हो गया, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है इस देश में। ये चुनाव डेफिनेटली एक अलग तरह का चुनाव हो रहा है। आप इस तरह का चुनाव यूपी में, बिहार में, झारखंड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहां की सिचुएशन अलग है, इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग है। पर यहाँ तो अब देश की जो इकोनॉमिक कैपिटल है उसको कंट्रोल करने की बात आ रही है। और एक चीज और आप देखिए ना कि ये कई दिनों में बहुत चीजें जो है ना, व्हाई इज गुजरात इन न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। कभी किसी गुजराती कॉर्पोरेट की इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, कभी हम देख रहे हैं कि गुजरात से पैसा आ रहा है बोरों में भरकर, या सोना आ रहा है, या वो आ रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? कौन सा मॉडल है? कौन लोग कंट्रोल करना चाहते हैं पूरे देश को? कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं? तो लोगों में वो डाउट्स आना, वो जो है ना इनसिक्योरिटीज आना, वो बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड उसका वो है। हाँ, और ऑपोजिशन ऑब्वियसली उनके लिए एक फैक्टर है, उनके लिए एक इशू है जिसको उनको मतलब आगे लेकर जाना है। अब अल्टीमेटली यहां एक बड़ी हेडी कॉकटेल है ना। एक तरफ तो आप कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स के डिक्टेट करने की बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्शंस को, और दूसरी तरफ वो जो लेवल ऑफ कम्युनलाइजेशन है। अब एक है तो सेफ है, मतलब इसके आप दो मीनिंग सब सारे आम नजर आ रहे हैं। एक तो कम्युनल प्लैंक पे जो चल रही है बात वो है, और दूसरा सेफ जो आपने विद इन कोट्स कहा वो भी नजर आ रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है कितना एक डेंजरस कॉन्कॉक्शन है ये हमारी मतलब पॉलिटिक्स के लिए, और हमारी मतलब सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए वो कितनी डेंजरस है। और प्रेसिडेंट है आज महाराष्ट्र में हो रहा है, अगला चुनाव कहीं और होगा जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, या चलिए एग्रीकल्चरल जो रिच स्टेट है वहां पर होगा तो वहां कुछ और डायमेंशन ले लेगा ये चीज। पर क्या हमारे देश की पॉलिटिक्स को अब कॉर्पोरेट्स डिक्टेट करेंगे? सवाल ये है। और वो कॉर्पोरेट्स जिनके मतलब जिनके ऊपर कई रिपोर्ट्स आ गई है, जिनको बचाने की पूरी कवायद चल रही है सरकार की तरफ से, वो तमाम चीजें हैं, सवाल बहुत ज्यादा हैं इसमें। राइट। यहाँ पर क्योंकि कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन और कॉर्पोरेट, लेकिन इस तरह से वो उसे ओवर रूल करने लगे, पूरा ओवरकम कर जाए, पता लगा कि वो पूरी स्ट्रैटेजी खुद बना रहे हैं, तो कल जनता के चुने हुए फैसलों से कोई स्थितियां नहीं बनेंगी, बल्कि एक कॉर्पोरेट के मन माफिक चीजें आगे बढ़ेंगी।
और इसी बात की चिंता को लेकर शायद कीनिया ने भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया और अडानी को वहां पर आने नहीं दिया अपने देश में। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट हर जगह पर हर चीज उसी हिसाब से रूल कर रही है। पहले ही पोर्ट, एयरपोर्ट और ना जाने कितनी सारी चीजें जो है वो उनके कंट्रोल में जा चुकी हैं। और मतलब इस देश के सरकारी बैंक उनकी हद से ज्यादा अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ गारंटीज उनके लिए ले चुके हैं, और जिसके खर्चे पर अडानी काम कर भी रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह कि उसके बाद एक पूरे फाइनेंशियल सिटी को इस तरह से कंट्रोल करना और वहां के बेस्ट प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाली प्लानिंग के साथ में अडानी का ऐसी मीटिंग्स में बैठना वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता पैदा कर रहा है। क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट जो कंट्री के लिए एक अलग ही स्तर पर खर्चा करके उसके सोशल इकोनॉमी पर काम करता है, वो ना करके वो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस को ग्रो करने के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर जनता को तो इतना समझ आ चुका है कि ये उसके लिए नुकसान की चीज है। बाकी तो जनता के चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसको ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि पैसों के साथ में ये चुनाव भरपूर तरीके से लड़ा भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।